हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्ज़ाम पेज बाय कंचन सर के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में विज्ञान जीव विज्ञान के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम जैसे टीईटी, सुपर टेट, पीईटी, केंद्रीय विद्यालय की जो वैकेंसीज़ हैं, लेखपाल आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन का पैटर्न और कंटेंट एकदम एग्ज़ाम में छपने वाले क्वेश्चन की तरह ही रखा गया है। इन प्रैक्टिस सेट्स को कंटिन्यू सॉल्व करने से आपकी तैयारी का लेवल एकदम बेहतर हो जाएगा और आप आने वाले किसी भी एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को बहुत ही आसानी से क्रैक कर पाएंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे जिससे आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन का जो पैटर्न है बिल्कुल एकदम आसान रखा गया है। कुछ क्वेश्चन इसमें सरल हैं, कुछ बहुत ही कठिन है। तो जो आपको आसान क्वेश्चन है उनको आप उनके आंसर्स को कमेंट बॉक्स में लिखना है। जो मुश्किल क्वेश्चंस हैं उनको स्क्रीनशॉट या नोट डाउन करेंगे जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, जीव की कोशिका में उपस्थित कौन सा अंग पावर हाउस के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी सेल मेम्ब्रेन या ऑप्शन डी गाल्जी बॉडीज़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो पावर हाउस होता है उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। जो कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया स्थित होता है वो ऐसा कोशिकांग है जो पावर हाउस के नाम से जाना जाता है क्योंकि पावर जनरेट करता है। तो इस तरह से आपका माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन सही हो जाएगा। लाइसोसोम, सेकंड ऑप्शन में लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी कहते हैं सेल का, क्योंकि ये जो है जो सेल्स अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं उनको जो है नष्ट करने का काम करता है। सेल मेम्ब्रेन, ये जो है सेल वॉल होती है, इसी को सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। गोल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहा जाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, श्वसन के दौरान हरे पौधे कौन सी गैस निकालते हैं? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या ऑप्शन डी आर्गन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो के लास्ट में इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, तब तक आप इसका सही आंसर आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत जातियों की बहुत बड़ी संख्या में जांच और पहचान की है। संख्या की दृष्टि से अब तक खोजे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? ऑप्शन ए है कवकों की, ऑप्शन बी है पादपों की, ऑप्शन सी है कीटों की, ऑप्शन डी जीवाणुओं की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संख्या की दृष्टि से अब तक खोजे और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? जीव विज्ञानियों के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों की है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है। कीट आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं तथा आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत कुल ज्ञात जंतु जातियां हैं लगभग 15 लाख हैं जिनकी संख्या हमें ज्ञात है। ठीक है। उनमें से लगभग 60% यानी 9 लाख आर्थ्रोपोड्स संघ के हैं। अच्छा, ये जंतु जल, स्थल तथा वायु सभी जगहों में पाए जाते हैं, जबकि अगर देखा जाए पादप जातियों की जो संख्या है वो 4 लाख के आसपास है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की घटना किस वनस्पति में पाई जाती है? ऑप्शन ए है गेहूं में, ऑप्शन सी है चने में, ऑप्शन सी सरसों में, ऑप्शन डी धान में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो आपका दलहनी फसलों में होता है, जो दाल वाली फसलें होती है, क्योंकि उसमें उर्वरक नाइट्रोजन या यूरिया की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि अपने से नाइट्रोजन फिक्सेस कर लेते हैं। इनकी जड़ों में लेंग्यूम पाए जाते हैं, लेंग्यूम की गांठों में नाइट्रोजन फिक्सेट हो जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन की घटना चने में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन है ईस्ट किण्वन और कैसीन दुग्ध प्रोटीन, इसके बाद है एलोवेरा आवृत बीजी, और फिर आपका है घटपर्णी आवृत बीजी। ईस्ट आपका जो है किण्वन से निकलता है। कैसीन दूध वाली प्रोटीन का नाम कैसीन ही है। अच्छा, आवृत बीजी आपका एलोवेरा है, लेकिन जो आपका घटपर्णी है वो परजीवी आवृत बीजी है। तो इसमें आपका परजीवी आवृत बीजी यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सुमेलित नहीं है, तो यही आपका सही हो जाएगा। अच्छा, घटपर्णी या नेफेंथीस का पौधा
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में तो सक्षम होता है। यह प्रायः ऐसे स्थान पर उगता है जहाँ की मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसकी पूर्ति वह कीटों को पचाकर करता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है अमरबेल तना परजीवी है, चंदन जड़ परजीवी है, आर्किड अधिपादप या एपीफाइट है, घटपर्णी जो है आपका जलोदभिद है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो आपका इसमें जो पूछ रहा, देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी घटपर्णी जलोदभिद, इसमें ये भी सही हो जाएगा क्योंकि जलोदभिद इसमें दिया है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। ये पौधे मुख्यतः शाक हर्ब होते हैं तथा दलदली या अधिक नम स्थानों पर उगते हैं। जलोदभिद से ऐसा ही होता है जो पूर्णतः जल निमग्न पौधे होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के पौधे जो है जलीय पर्यावरण में रहने एवं विकसित होने के लिए अनुकूलित होते हैं। अच्छा, चंदन जो है आंशिक मूल परजीवी है, यानी इसको पार्टियल रूट पैरासाइट्स कह सकते हैं। तो इस तरह से इसकी जो जड़ें होती हैं वो परजीवी की तरह काम करती हैं। जो आपका सैंडलवुड होती है वो पार्टियल रूट पैरासाइट होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी, ए और सी ये तीनों सुमेलित हैं, जबकि आपका ऑप्शन नंबर डी घटपर्णी जलोदभिद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए रुधिर वर्ग ए, ऑप्शन बी रुधिर वर्ग बी, ऑप्शन सी रुधिर वर्ग ए बी या रुधिर वर्ग ओ। तो सर्वदाता जो रुधिर वर्ग है वो रुधिर वर्ग ओ होता है। इसको ऑल डोनर भी कहा जाता है क्योंकि ये सभी को अपना रुधिर दे सकता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म रक्त वाले जंतु, इसमें आपसे पूछ रहा कि गर्म रक्त वाले जंतु होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को वातावरण के तापक्रम से नीचे रखते हैं, जो अपने शरीर के तापक्रम को वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं, या हमेशा एक सा बनाए रहते हैं, या वातावरण के तापक्रम के अनुसार ये अपने तापक्रम को बनाए रखते हैं। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। जो आपके गर्म रक्त वाले जंतु होते हैं उनका तापक्रम हमेशा एक सा बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस पेड़ को पर्यावरण आतंकवादी पौधा कहा जाता है? ऑप्शन ए है आम, ऑप्शन बी है यूकेलिप्टस, ऑप्शन सी जेट्रोफा या ऑप्शन डी महुआ। तो देखिए जो पर्यावरण आतंकवादी पौधा उसको यूकेलिप्टस को कहा जाता है क्योंकि अपने नीचे जितनी भी ज़मीन में इसकी छाया रहती है या जहाँ पे इसकी जड़ें रहती हैं उस ज़मीन को पूरा ये, इसको सफ़ेदा भी कहा जाता है यूकेलिप्टस को, ज़मीन को भी सफ़ेद कर देता है, यानी वहाँ की जो मॉइस्चर होती है उस पूरी मॉइस्चर को कंटेन कर लेता है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं, गोल क्रम में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होता है, यह आपका मछलियाँ जलचर और स्थलचर दोनों होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपसे कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी नहीं सही है क्योंकि देखिए इसमें पहले ही आपको बता दिया गया कि मछलियाँ जलचर और स्थलचर दोनों नहीं होती। हाँ नहीं होती, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें तो सही बात कही गई है। इसमें पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं, ये बात सही नहीं है। देखिए जो इकाइनोडर्म होते हैं समुद्र में पाए जाने वाले पंचतई अरीय समित यानी आपको पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री से बनने वाले जीव होते हैं और ये यूमेटाजोआ होते हैं। ठीक है, जिनकी डिंभक प्रावस्था में शरीर की सम्मिति बायोलैट्रियल या द्विपार्श्वीय होती है तथा सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक नहीं होते हैं। अच्छा, प्रजक का मतलब क्या है भाई? तो विविपेरस। इसलिए कह रहे हैं ना कि कुछ क्वेश्चंस आपको नए भी मिलेंगे इस वीडियो में, जो क्वेश्चन आपने कभी नहीं पढ़े वही आपको कठिन लगते हैं। जब आप इनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सारे आंसर्स सही होते चले जाएंगे। तो इस प्रकार जो आपका इस क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, यानी सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक नहीं होते हैं, विविपेरस नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जीवन चक्र की दृष्टि से इस क्वेश्चन को हमने पिछले वीडियो में भी आपको कराया है। पुष्प, पत्ती, तना या जड़, तो आपका इसमें पुष्प सही हो जाएगा क्योंकि पुष्प के माध्यम से ही पौधा अपना जीवन चक्र पूरा करता है और नए फल लगते हैं जिससे उसकी जातियां आगे बढ़ती जाती हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पौधे में खनिज तत्वों का संवहन किस ऊतक द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है जाइलम, ऑप्शन बी है फ्लोएम, ऑप्शन सी है संवहन ऊतक, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब पौधे में जल का संवहन पूछा जाएगा तो आपका जाइलम हो जाएगा, जा से जाइलम। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि खनिज तत्वों का संवहन, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी फ्लोएम सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए है आलू, चुकंदर, मूली, ऑप्शन बी है गेहूं, बाजरा, चावल, ऑप्शन सी दूध, मटर, सोयाबीन, या ऑप्शन डी तेल, घी, मक्खन। प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, आप जब इस तीनों ऑप्शंस को, चारों को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको एक ऑप्शन निकल के आएगा, दूध, मटर, सोयाबीन। इनमें जो है प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। वैसे भी जो भी दलहनी फसलें होती, मटर, चना, दूध, सोयाबीन, इसमें बहुत ज़्यादा मटर पाई जाती है, तो प्रोटीन पाया जाता है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कौन अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता है। तो आपके पास ऑप्शन है एकिडना, ऑप्शन बी है कंगारू, ऑप्शन सी है सेही, या ऑप्शन डी है वेल। तो देखिए, वेल तो स्तनधारी है, तो बच्चे पैदा करती है, लेकिन जो आपका एकिडना है वो स्तनपायी जीव है। तो इस तरह से आपका इसमें आपका एकिडना और प्लेटिपैक्स एकमात्र ऐसे अंडे देने वाली स्तनपायी जीव हैं जिनके स्तनधारी तो होते हैं लेकिन वो अंडे देते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है? ऑप्शन ए है जगुआर, ऑप्शन बी है शुतुरमुर्ग, ऑप्शन सी है पैलिकन, या ऑप्शन डी है चमगादड़। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से उड़ने वाला स्तनपायी चमगादड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सर्वहारी जीव पक्षी वर्ग में आता है? ऑप्शन है चमगादड़, कौवा, तोता, या चील। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जो कौवा है उसको सर्वहारी माना जाता है। देखिए, रोटी भी खा लेता है और मांस भी खाता है, सड़ी गली चीज़ें भी खा लेता है। तो इस तरह से कौवा को सर्वहारी पक्षी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करें डॉल्फिन का वर्गीकरण किया जाता है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है मत्स्य में, उभयचर में, सरीसृप में, या स्तनी में। तो आपका जो डॉल्फिन है इसका जो है एक जलीय जंतु है डॉल्फिन, और इसको भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु भी घोषित किया गया, राष्ट्रीय जलीय पशु, जिसे स्तनी अर्थात मैमेलिया के गण सिटेटिया में रखा गया है। यह एक अत्यंत ही बुद्धिमान जंतु है जिसका शरीर धारा रेखित होता है तथा इनके मादा में चूचुक उपस्थित होते हैं। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी यानी स्तनधारी में इसका वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? मछली, पक्षी, सरीसृप, या स्तनपायी। तो आपका जो सील है उसको स्तनपायी के अंतर्गत रखा गया है। तो ये भी आपका मैमल्स के अंतर्गत पाया जाने वाला जीव है। देखिए, सील या फोका भी इसको कहते हैं, ये एक मैमेलिया है जो गण कार्निवोरा के अंतर्गत आता है। ये एक जलीय चुस्त एवं शक्तिशाली स्तनधारी जंतु है जो कि मांसाहारी होता है। शिकार करने के लिए इनके नुकीले कैनाइन दांत पाए जाते हैं तथा तैरने के लिए इनमें चंपू या फ्लिपर्स उपस्थित होते हैं। बड़े स्तर का जानवर है, बहुत वेट होता है इसका, लगभग 7 से 8 क्विंटल के आसपास इनका वेट होता है, और ये हमेशा पानी में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, एम्फीबियंस बताए जाते हैं जो बहुत तेज़ी से चलने वाली नाव को, बहुत तेज़ी से चलने वाले पशुओं को, केवल एक स्थल पर रहने वाले जंतुओं को, जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले जंतुओं को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एम्फीबियंस जो होते हैं, देखिए आपका जो फ्रॉग होता है उसको एम्फीबियन की श्रेणी में रखा गया है। अब आप समझ गए होंगे फ्रॉग की क्या कैटेगरी होती है। जो आपका मेढक होता है वो जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले जंतु होते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी 18वें क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, मानव सदृश लघुत्तम कपि है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास गिब्बन, चिंपांजी, गोरिल्ला, औरंगुटान। देखिए, जो आपका गिब्बन हीन कप की श्रेणी में आते हैं, ये छोटे आकार के कपि होते थे, जबकि चिंपैंजी, गोरिल्ला, औरंगुटान बड़े आकार के कपि होते हैं।
तो आपके जो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे लघुतम कपि कौन है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी गिब्बन सही हो जाएगा। ठीक है। और ये जो बड़े आकार के इन्हें महाकपि की श्रेणी में रखा गया है, चिंपांजी, गोरिल्ला और ओरंगुटान ये आपके महाकवि हैं। ठीक है, महाकपि के रूप में इनको जाना जाता है। गिब्बन एक छोटी जाति का कपि होता है जो मानव के सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन है गीदड़, जेब्रा, घोड़ा या हिरण। तो आपका जो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गीदड़ यानी सियार में जो है आपके खुर नहीं पाए जाते हैं। गीदड़ कुत्ते परिवार के, यानी कुत्ते के परिवार को क्या कहा जाता है भाई? कैनाइड। ठीक है, सब नोट डाउन करते चलेंगे। कैनाइड परिवार की एक प्रजाति है। सामान्य गीदड़ों का वैज्ञानिक नाम कैनियस ऑरियस होता है। ठीक है, जिनके कैनाइन्स दांत होते हैं तो कैनियस ऑरस होता है। गीदड़ों के पैर में नाखून युक्त और गद्दीदार होते हैं, यानी इनमें खुर नहीं पाए जाते। शेष तीनों जानवर जेब्रा, घोड़ा और हिरण में खुर पाए जाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 का आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक और माइट वास्तव में होते हैं? देखिए ये भी आपका नया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा मकड़ीवंशी, क्रस्टेशियाई या आपका बहुपाद या फिर कीट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए टिक तथा माइट वास्तव में मकड़ीवंशी होते हैं जो कि अरैनी गण के अंतर्गत आते हैं। इनके उपांग संधियुक्त होते हैं तथा इनका शरीर द्विपार्श्वीय एवं त्रिस्तरीय होता है। अधिकांश टिक कशेरुकी जीव के बाह्य परजीवी होते हैं, जबकि माइटस परजीवी तथा स्वतंत्र जीवी होते हैं। जैसे किसी मकड़ी को आपने देखा, इसकी जो टांगे होती हैं वो इनका शरीर द्विपार्श्विक और संधियुक्त होता है, यानी जॉइंटेड टांगे होती हैं मकड़ी में। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, नील गाय किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है नील गाय किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो देखिए जो आपका नील गाय है इसमें आपसे पूछा जा रहा ऑप्शन है गाय, बकरी, भेड़ या हिरन। तो नील गाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग जाति है, मृग प्रजाति, यानी इसमें ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। हिरन जाति की ये एक जानवर है। जो मृग उन जंतुओं को कहा जाता है। अच्छा, मृग की पहचान क्या भाई? ये उनको कहा जाता है जिनके आपके परमानेंट हॉर्न होते हैं, यानी परमानेंट सींग होते हैं। इन सींगों को, यानी जो कहते हैं कि श्रृंगाभ जो होते हैं ना, तो ये हर साल गिरकर नए सिरे से नहीं उगते हैं। तो इस तरह से इनकी यही पहचान होती है। इनके एक बार ही सींग निकलते हैं, यानी परमानेंट सींग वाले जानवर होते हैं। तो हिरन और नील गाय की यही पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है ऑक्टोपस, स्क्रावेट, कोरल या जेलीफिश। तो जेलीफिश देखिए, ऑक्टोपस, स्क्रावेट। तो आपका जो स्क्राविड है, कोलोसल एक्स्ट्रावेट, वो सबसे बड़ा अकशेरुकी जानवर है और जिसकी लंबाई समंदर में पाया जाता है कभी कभी 12 से 14 मीटर तक, ये नोट डाउन किया गया है। तो इस तरह से आपका सबसे बड़ा अकशेरुकी जानवर कौन सा है? स्क्रावेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अन्य से भिन्न है? यानी आपके पास ऑप्शंस हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ये भी टाइट है। केकड़ा, बरूथी, बिच्छू या मकड़ी। तो देखिए जो आपका बिच्छू और मकड़ी है ये तो दोनों एक ही जाति के हो जाएंगे। ठीक है, और इनका लिखा भी जाता है एरेक्निडा। ठीक है, तो ये एरेक्निडा संघ के हैं। तो इस तरह से अच्छा आपका मकड़ी, बिच्छू, बरूथी भी एरेक्निडा का है, लेकिन जो आपका केकड़ा है वो मैलेको स्ट्रैक्टा। ठीक है, ऐसे इसको लिखेंगे। तो इस तरह से आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए यानी 24 का ऑप्शन है, इनमें से भिन्न है। बरूथी, बिच्छू और मकड़ी ये तीनों की प्रजाति एक है, एक ही वर्ग है, लेकिन जो आपका केकड़ा है उसका वर्ग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन, जुगनू किस प्रकार का जीव है? ऑप्शन ए है मोलस्क, ऑप्शन बी कीट, ऑप्शन सी कृमि या ऑप्शन आपका जो डी है ये आपका सूत्रकृमि हो जाएगा। तो इस तरह से आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका, देखिए इसमें पूछा जा रहा है जुगनू किस प्रकार का जीव है। तो जुगनू आपका ये खद्योत कीटों का एक परिवार है। इनके पंख होते हैं। ये जीव दीप्ति उत्पन्न करके अपने संगी को आकृष्ट करते हैं तथा दूसरे जानवरों को शिकार करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि जुगनू की चमक ल्यूसीफेरस
यानी इस एक तरह का एंजाइम होता है जिसके कारण होती है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है किस प्रकार का जीव है, तो जुगनू एक प्रकार का कीट प्रकार का जीव है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकड़ियों द्वारा बनाया गया रेशम क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने टसर रेशम, मूंगा रेशम, गश्मीर रेशम या अहिंसा रेशम। तो आपका जो मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम है वो कश्मीर रेशम, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कश्मीर रेशम मकड़ियों द्वारा बनाया गया रेशम होता है। इससे देखिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी बनते हैं क्योंकि इसके रेशे बहुत मजबूत होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा अवधि तक बिना पानी के रह सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिराफ, ऊंट, गिलहरी, और इसमें आपका आता है कंगारू चूहा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए कंगारू चूहा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है। अनुकूलता उसके उत्सर्जन वृक्क की विशेष संरचना कार्यप्रणाली के कारण होती है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी जाननी है आपको कि इसका जो मूत्र विसर्जन होता है वो आपका सॉलिड फॉर्म में बाहर निकलता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, यानी आपका कंगारू ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा है जब चींटियाँ काटती हैं तो वे अंतःक्षेपित करती हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड, फार्मिक एसिड, मेथनॉल, स्टीरिक एसिड। तो आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। जब चींटियाँ काटती हैं तो हमारे शरीर में फार्मिक एसिड को अंदर डाल देती हैं, ठीक है। काटे जाने पर शरीर में, यानी चींटियों के काटे जाने से शरीर में फार्मिक अम्ल का अंतःक्षेपण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में दर्द तथा चिनचिनाहट का आभास होता है। फार्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है जो कि कार्बन श्रेणी का प्रथम सदस्य। इसका दैनिक उपयोग जीवाणुनाशी के रूप में रबर के व्यवसाय तथा फलों को रसों को सुरक्षित करने में किया जाता है। लेकिन जब ये हमारी बॉडी में डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाकर मिलता है तो हमें खुजली होती है, जलन का एहसास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है रूपांतरित स्तंभ कौन सा है? ऑप्शन है गाजर, आलू, नारियल या शकरकंद। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए यानी बी आपका सही हो जाएगा। आलू करेक्ट आंसर है। ये आपका रूपांतरित स्तंभ है। आलू एक अंतःभौमिक रूपांतरित स्तंभ या ट्यूबर इसको भी बोलते हैं, जिनके भोजन का संचयन हो जाता है तथा इसका प्रयोग भोज्य पदार्थों के रूप में किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल है ये, और शायद ही कोई ऐसी वेजिटेबल हो जो बगैर आलू के बनती हो, ठीक है। इसमें अनेक कलिकाएं, बड्स पाई जाती हैं जो वृद्धि करके नए पौधे का रूप ले लेती हैं। तो इसमें रूपांतरित स्तंभ आलू ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफेंथीस खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ और आपातीय पौधा कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय, केरल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए ये भी, कि घटपर्णी मांसाहारी कीट भक्षी पौधा होता है जो अल्फ खनिज या अम्लीय मृदा में उगते हैं, जहाँ पे नाइट्रोजन की बेहद कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों को अपना आहार बनाते हैं। और इन पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं ना, जिनका लैमिना यानी पर्णफलक जिसको कहते हैं, कलश या सुराही की भांति विकसित होता है, जिसमें एंजाइम पाए जाते हैं। और जैसी कोई कीट पत्तियों के अंदर इंटर करता है तो वैसी कलश के ढक्कन के द्वारा इनको ढक लिया जाता है। जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, नाइट्रोजन का पाचन घटपर्ण द्वारा कर लिया जाता है, और इस तरह से आपका ये पौधा अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। अच्छा, इस क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि ये पाया कहाँ जाता है, तो आपका मेघालय में पाया जाता है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 30 क्वेश्चन का ये विज्ञान का या जीव विज्ञान का प्रैक्टिस सेट आपका पूरा होता है। अभी इसमें एक क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन नंबर 2, उसको सॉल्व करा देते हैं, फिर इसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है श्वसन के दौरान हरे पौधे कौन सी गैस निकालते हैं? तो देखिए बहुत सारे लोगों ने इसमें ऑक्सीजन डाला क्योंकि हरे पौधे की बात आई है। देखिए आपका सभी पेड़ पौधे ये कार्बन डाइऑक्साइड ही निकालते हैं ड्यू टू रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन एक ऐसी घटना है जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड ही जीवों के द्वारा निकलता है, सभी जीव जंतुओं के द्वारा, ठीक है। तो इसमें आपसे जो पूछा जा रहा है, अब आपके पास एक क्वेश्चन होगा कि फिर ऑक्सीजन कब निकालते हैं? तो एक ड्यू टू फोटोसिंथेसिस, जब पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, तब वो उनके द्वारा ऑक्सीजन निकाला जाता है। इसीलिए रात में पेड़ों के पास सोने से मना किया जाता है, क्योंकि रात में फोटोसिंथेसिस की क्रिया ब्रेक हो जाती है, एब्सेंस ऑफ सनलाइट। तो उस टाइम आप जो है इन पेड़ों के नीचे अगर आप सोते हैं तो तब भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड का ही सामना करना पड़ेगा।
तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको चेक कर लीजिएगा। जीव विज्ञान के 30 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस का अंत होता है यहीं पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।